बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैथमेटिका। आज हम सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, वह है लिमिट्स एंड फंक्शन। डेफिनेशन देखेंगे फ़ंक्शन की क्या है। फ़ंक्शन की पहले जो डेफिनेशन है उसको अच्छी तरह समझते हैं, बाद में सेकेंड ईयर की जो डेफिनेशन है उसको समझेंगे, उसके एग्जाम्पल देखेंगे, डोमेन एंड रेंज देखेंगे। थोड़ा सा लेंथी लेक्चर है लेकिन आप एंड तक क्लास में देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट फंक्शन। व्हाट इज़ फंक्शन, ये देखते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं फंक्शन की। फंक्शन ठीक है जी, इसको मैपिंग भी कहते हैं और मैपिंग, दो नाम हैं, फंक्शंस और मैपिंग। किसने कंसेप्ट दिया था? लिबनाइज था एक, लिबनाइज जर्मन मैथमेटिशियन था, जर्मनी का था जी, जर्मन मैथमेटिशियन था जिसने फंक्शन का कंसेप्ट दिया था। इसकी बेसिक डेफिनेशन की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ फंक्शन? डेफिनेशन है ये वाली। पहले इस डेफिनेशन को समझाएंगे, अच्छी तरह समझाएंगे, उसके बाद सेकेंड ईयर की डेफिनेशन को समझाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी काम हो। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, सबसे पहले इसको नॉन एम्प्टी होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है कि दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स, यानी कि किस तरह से नहीं होने चाहिए, ए में एम्प्टी सेट ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। देन अब क्या, देन एफ ए टू बी, ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन, इसको फंक्शन कहेंगे। आगे दो कंडीशन हैं बड़ी अहम हैं। वैसे अगर फंक्शन देखें तो हम डेली इसका देखते हैं कि डेली काम होता है। कौन सा काम होता है कि अगर एक फोटोकॉपी मशीन है, आप इनपुट देते हो कोई चीज़, ठीक है, उसकी निकलती है आउटपुट। आप प्रिंट करते हो, यहाँ पे पेज देते हो, ये प्रिंट करता है काम, और आगे इसका क्या है, रिजल्ट निकलता है, इनपुट। फंक्शन क्या है? प्रिंट है। इसी तरह से मैं एक स्केयर लेता हूँ कि यहाँ पर एक्स के ऊपर स्केयर है, ऐसे एक्स स्केयर है, तो एक्स की वैल्यू देते हो आप 3, इस पर स्केयर अप्लाई जब होता है 3 पे तो क्या आंसर आता है 9। तो स्केयर क्या है? फंक्शन है जिसने इसको चेंज कर दिया, ठीक है जी। तो देन एफ ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, इसको फंक्शन कहते हैं। पहली बात जो इसकी अहम है वो अहम है कि डोमेन ऑफ एफ, डोमेन के बारे में बात करते हैं। डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू ए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, every element of A appears in only one and only one ordered pair in F. Every element of A, यानी कि A का हर एलिमेंट, every element of A appears in, इसमें ज़ाहिर हो, in one and only one, सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली वन ऑर्डर पेयर इन एफ। अब इनको समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं आगे जाके थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ कि ये इसका क्या मतलब है और क्या मतलब नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं आप। अब करते हैं जी इसकी एक्सप्लेनेशन। पहला है डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू ए,
एवरी एलिमेंट ऑफ ए अपीयर्स इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर इन एफ। अच्छा, ये ऑर्डर पेयर इन एफ एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले लेते हैं जी दो नॉन एम्प्टी सेट। लेट्स सपोज ए हम लेते हैं, स्मॉल सेट लेते हैं 1 2 और 3, और बी मैं लेता हूं जी ए बी और सी। आप जिस मर्जी को पहले लिख लें, जिस मर्जी को बाद में लिख लें। ए क्रॉस बी एक रिलेशन बनाते हैं, बाइनरी रिलेशंस ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जब आप बनाते हो तो इसको ऑर्डर पेयर में लिखते हो, 1A पूरा बना लेते हैं, क्योंकि इसमें को मैंने बताना है कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। 1A 1B 1C, उसके बाद 2A 2B 2C, उसके बाद 3 का बनेगा 3A 3B और 3C। ये मैंने इसका वो लिख लिया है ए क्रॉस बी। अब मैं एफ लेता हूँ, एफ ए टू बी एक रिलेशन ले लेता हूँ। एफ मतलब जिसको फंक्शन बनाना वो उसका कोई से एलिमेंट ले लें। मैं लेता हूँ पहले मैं बताऊँगा ये फंक्शन है, और पहले इसको एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसके बाद देख लें। एफ लेते हैं 1A 2B और 3C। ये मैंने एफ ले लिया। पहली बात वो कहता है डोमेन ऑफ एफ। डोमेन क्या होती है? फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं ऑर्डर्ड पेयर। मसलन 1 फर्स्ट एलिमेंट है, ये डोमेन का एलिमेंट है। 2 फर्स्ट एलिमेंट है, ये डोमेन का एलिमेंट है। 3 फर्स्ट एलिमेंट है, ये किसका एलिमेंट है? डोमेन का एलिमेंट। डोमेन और रेंज का कंसेप्ट आगे जाके अच्छी तरह से पढ़ते हैं। पहले डोमेन ऑफ एफ क्या है? डोमेन ऑफ एफ हो जाता है 1 2 और 3। एफ ए टू बी हमने लिया था, ए क्रॉस बी लिया था, ए के इक्वल आ गई। ठीक है जी, ए के इक्वल ठीक हो गया। अब दूसरी बात, ये थोड़ी सी गौर से समझने वाली बात है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए अपीयर्स इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर इन एफ। कहना ए का हर एक एलिमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ एक एफ के ऑर्डर्ड पेयर में ज़ाहिर हो, एक दफ़ा ज़ाहिर हो, सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा ज़ाहिर हो। अब कैसे? 1 एक दफ़ा ज़ाहिर हो गया ना, 1 अब दूसरी दफ़ा नहीं आएगा, 1 अब इधर भी नहीं आएगा, सिर्फ और एक दफ़ा ज़ाहिर हो रहा है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे, नो रेपिटेशंस इन डोमेन्स एलिमेंट, कि डोमेन के एलिमेंट में रेपिटेशन ना हो। 3 तरह से आप लिख सकते हो। मैं इसको एक तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ। मसलन मैं लिखता हूँ, पहली जो बात कह सकते हो, नो रेपिटेशन, कोई रेपिटेशन ना हो ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, किसके? एलिमेंट्स ऑफ ए इन ऑर्डर पेयर ऑफ एफ। एफ के जो ऑर्डर पेयर में है, एफ के जो ऑर्डर पेयर में है, ए के एलिमेंट्स की रेपिटेशन ना हो, बार बार ना आए। ये भी लिख सकते हो। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि नो रेपिटेशन इन डोमेन्स एलिमेंट। इसको आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो कि नो रेपिटेशन इन डोमेन्स एलिमेंट। यहाँ पे लिख देता हूँ ये पॉइंट इसका, नो रेपिटेशंस इन डोमेन्स एलिमेंट। डोमेन्स एलिमेंट के डोमेन की एलिमेंट में रेपिटेशन ना हो, वो बार बार ना। ये इसके कहने का मतलब है। ये मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। ये सारी की सारी का जो फर्स्ट एलिमेंट बार बार ना आए, मतलब 1। अब देखते हैं, एक और सेट लेते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी पहला क्या है और दूसरा क्या। ये देखिए रेपिटेशन नहीं आ रही, ये फंक्शन है, हम कहेंगे इट इज़ ए फंक्शन, ये फंक्शन है। ठीक हो गया जी। अब मैं एफ ए को लेता हूँ, मैं लेता हूँ 1A
2b और 3c और फिर मैं ले लेता हूँ 2c, ये मैंने ले लिया है। अब इसकी डोमेन निकालें। जब डोमेन निकालते हो, डोमेन ऑफ f निकालते हो तो क्या निकलती है 1 2 3 2, क्योंकि सेट में रेपिटेशंस जो सेट बनाते हैं उसमें रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स नहीं लिखते, यानी कि सेट में बार बार एलिमेंट्स को नहीं लिखते, मसलन ऐसे है ना ऐसे, तो आप 2d लिखोगे 1 2, तो इसकी डोमेन f ये निकली 1 2 3 2। जब आप लिखोगे तो वो सेट में नहीं लिखा जाता, सेट में हमेशा एक एलिमेंट एक दफ़ा आता है, वो किसके इक्वल है, a के इक्वल है। लेकिन आप देखें 1 एक दफ़ा आ रहा है जी, ठीक है जी, 2 कितनी दफ़ा आ रहा है जी, कितनी दफ़ा आ रहा है 2 दफ़ा, रेपिटेशन आ गई, बार बार आया, तो ये फंक्शन नहीं है, इट इज़ नॉट ए फंक्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये फंक्शन नॉट फंक्शन, ये नॉट फंक्शन क्यों नहीं है फंक्शन, इसलिए फंक्शन नहीं है क्योंकि ए का एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा आए, रिपीट ना आए, नो रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एफ। अच्छा एक और ले लेते हैं जी, एफ हम लेते हैं जी 1a 2b 3b, ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाने के लिए एलिमेंट लिया। 1a 2b 3b, क्या ये फंक्शन है? यस फंक्शन है। मैंने कहा है कि मैं दूसरे एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं फर्स्ट एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो जो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें रेपिटेशन ना हो। दो इसकी कंडीशंस हैं, बल्कि 3 होती हैं कि ए और बी नॉन एम्प्टी सेट हों। अगर ए बी एम्प्टी है फॉर एग्जांपल यहाँ, तो इसके साथ इसकी ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं बनेंगे, समझ में आ गई, ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेंगे, तो इसलिए वो कहता है कि पहली बात कि ऑर्डर्ड पेयर्स बनने चाहिए, यानी कि ए और बी नॉन एम्प्टी सेट हो। फिर दूसरी बात वो कहता है कि डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू ए हो, यानी कि आप इसकी डोमेन निकालें, ये इसकी देखें डोमेन निकलती है 1 2 3, ये किसके इक्वल आ जाती है, ए के इक्वल है, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है। जो आप ए क्रॉस अगर बी क्रॉस ए करते हो तो डोमेन ऑफ एफ किसके इक्वल होगी, जो पहले ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी बी के इक्वल होनी चाहिए। अगर ए क्रॉस बी है तो ए के इक्वल। उसके बाद वो कहता है कि रेंज में रेपिटेशन हो सकती है लेकिन डोमेन में नहीं होनी चाहिए। रेंज की इसकी वो टाइप्स की बात होती है, वो बाद में करेंगे। अच्छा एक और हम सेट लेते हैं, यहाँ पे ये फंक्शन है जी, इसके बाद एक और लेते हैं, मैं जी यहाँ पे लेता हूँ एफ, मैं ले लेता हूँ जी 1a 3c, ठीक है मैं यहाँ ले। अब देखिए इसमें तो रेपिटेशन नहीं है, लेकिन अगर इसकी डोमेन निकालें वो क्या निकलती है 1 और 3, क्या वो ए के इक्वल है? नहीं जी, ए के इक्वल नहीं है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। अब उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ये होता है कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हो, डोमेन किसके इक्वल हो, किसके इक्वल हो, पहले सेट के ए क्रॉस बी के। एफ ए टू बी निकाल रहे हो तो डोमेन एफ किसके इक्वल होनी चाहिए, ए के इक्वल होनी चाहिए, और नो रेपिटेशंस इन डोमेन एलिमेंट, यानी कि ए के एलिमेंट्स उसमें ऑर्डर पेयर में बार बार ना, ये फंक्शन है। ये सेकेंड ईयर की डेफिनेशन लिखी हुई है फंक्शन की। ए फंक्शन f from set x to a set y is a rule or correspondence that assigns to each element x in x a unique element y in y। क्या कहा गया, फिर दोबारा पढ़ते हैं, गौर करते हैं इस पर। ए फंक्शन f from a set x to a set y, from x to a set y, कहता है एक फंक्शन है from set x to set y is a rule, एक कानून है, और कॉरस्पॉन्डेंस या एक तल्लक है, दैट असाइन जो सेट करता है, जो बनाता है, टू ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स, ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स, एक्स के हर एक एलिमेंट की बात कर रहा है, ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स ए यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई, एक्स के हर एक एलिमेंट के साथ वाई का यूनिक एलिमेंट। यानी क्या कहता है यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास एक्स है, अब इसको इमेज के ज़रिए समझाते हैं। एक्स आप लेते हो जी 1 2 3, वही बात 1 2 3। अब देखेंगे इस डेफिनेशन में उस डेफिनेशन में बिल्कुल वो इतने वो उसकी दोनों कंडीशन यहाँ पे वो बयान कर गया। अब देखते हैं कैसे बयान हुई। और ये y है, ये आपके पास x और ये क्या है y, ये लेते हैं a, ये b और ये क्या है c। कहता है x to y एक फंक्शन है जी।
असल में यहाँ पर ए फंक्शन ऑफ सेट एक्स टू ए सेट बाय एक्स टू सेट बाय, ठीक है जी, इज ए रूल और कॉरस्पॉन्डेंस। यहाँ पर वो सिर्फ कहता है कानून है, तल्लक है, दैट साइंस जो सेट करता है क्या करता है, यहाँ से डेफिनेशन सही होती है। टू ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स, एक्स का हर एक एलिमेंट, एक्स का क्या लेना है, हर एक एलिमेंट, यानी कि डोमेन को नहीं छोड़ना। ये डोमेन है जो फर्स्ट एलिमेंट बनाते हैं, डोमेन को नहीं छोड़, डोमेन के सारे एलिमेंट आएंगे। अब उधर पढ़ा था डोमेन एफ एफ किसके इक्वल है, ए के इक्वल या एक्स के इक्वल। जो फर्स्ट एक्स टू वाई, तो डोमेन एफ एफ किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स के। इसलिए वो कहता है हर एक एलिमेंट, ए यूनिक एलिमेंट वाई एंड वाई, वो कहता है वाई के लिए यूनिक होता है काम। मसलन अगर वन के लिए ए आ गया है तो ए वन के लिए यूनिक है, वन के लिए बी नहीं आ सकता। समझाइए ना, मतलब आप कहते हो मैंने वन और ए का रिलेशन बना लिया है, तो अब वन के लिए बी नहीं आ सकता। वन के लिए ए आ गया, वन फिक्स हो गया जी, ठीक है। अब टू के लिए ए फिर बना लें आप, तो आपकी मर्जी है। टू के लिए भी ए फिक्स हो गया, अब टू के लिए बी नहीं आ सकता, यूनिक यूनिक आना है। थ्री के लिए आप बी बना लें, थ्री के लिए क्या बन गया, बी। अब थ्री के लिए बी फिक्स हो गया, अब इसमें ना सी आ सकेगा, थ्री के लिए ना ए आ सकेगा। ये यूनिक एलिमेंट हैं। अब देखें, अब इसकी डोमेन निकालें, वन टू और थ्री, पहले सेट के इक्वल ईच एलिमेंट आ गया, तो ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स। आगे वन के लिए एक यूनिक आ गया, टू के लिए ए यूनिक आ गया, यानी कि यहाँ टू के लिए और कोई तो नहीं आया ना। थ्री के लिए बी क्या आ गया, यूनिक आ गया, अकेला अकेला आया। अच्छा जी, अब एक और बात करते हैं, आप इसको वन के साथ, अब देखें इमेज बनाते हैं, वन के साथ ए, टू के साथ बी और थ्री के साथ सी, ये भी फंक्शन बन जाता है। वन के साथ ए, टू के साथ बी और थ्री के साथ क्या आ जाता है, सी आ जाता है। ठीक हो गया जी, यूनिक आ रहा है जी। अच्छा जी, मैं यहाँ पे एक और रिलेशन बना लेता हूँ, फिर देखते हैं। वन के साथ ए, फिर वन के साथ मैं बी लिखता हूँ, टू के साथ बी लिखता हूँ, थ्री के साथ सी लिखता हूँ। अब देखें, ये भी फंक्शन है। क्यों फंक्शन है, कि ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स के एक्स का हर एक एलिमेंट डिस्कस हुआ है, ठीक है जी। ये यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई के, वाई के लिए क्या आ रहा है, एक्स के हर एक एलिमेंट के लिए वाई क्या आ रहा है, यूनिक आ रहा है। मतलब अगर वन के लिए ए है तो वन के लिए ए ही रहेगा, वन के लिए बी नहीं आएगा। इसका कहने का ये मतलब है। अब दूसरी बात, वन इंटू ए और वन इंटू बी, ठीक होगा जी। फिर टू और बी और थ्री और सी आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर ये चीज़ आ गई है, वन ए, वन बी, टू बी और थ्री सी। अब देखें, वन के लिए यूनिक तो नहीं आया, वन के लिए ए भी आ गया, वन के लिए बी भी आ गई, ये तो टू एलिमेंट हो गए, तो ये फंक्शन नहीं है। एक बात ध्यान में रखनी है, जब आप इमेज बनाते हो, जब आप मसलन फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इमेज बना रहे हो, या आपका एक्स है या आपका वाई है, ये ए बी और सी, वन टू थ्री, अगर सॉरी इधर ले लेते हैं वन टू थ्री, ये वन टू थ्री था। अब जिस मर्जी को पहला और जिस मर्जी को दूसरा रख लें, लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन को आपने देखना होता है कि कहाँ से स्टार्ट होनी है, कहाँ से तक जानी है। ये वाई है, वन है, अगर आपके पास ये वन, यहाँ से दो इमेज निकलनी चाहिए, यहाँ से दो इमेज एक ही एलिमेंट से नहीं निकलनी चाहिए। दो इमेज यहाँ से एक ही एलिमेंट के से निकलनी नहीं चाहिए, एक ही निकलनी चाहिए। ये फंक्शन नहीं होगा। अगर आपको ऐसे इमेज आ जाती है कि ये बताएं ये फंक्शन है कि नहीं, आपने कहना ये फंक्शन नहीं है। ठीक है जी बात, हाँ, क्योंकि वन के लिए क्या निकल रही हैं, दो इमेजेस निकल रही हैं। अच्छा, अगर ऐसे आ जाए, कैसे आ जाए कि अगर टू के लिए बी और अब थ्री के लिए वो कहता है कि ऐसे आ जाए, वन के लिए ए, टू के लिए बी, तो ये एक एलिमेंट रह गया, एक एलिमेंट रह गया ना, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। इसका हर एक एलिमेंट डिस्कस होना चाहिए। अच्छा जी, फिर इस तरह से आ जाए, अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, इमेज एक्सप्लेन कर, ये वन टू और थ्री, एक्स वाई और जेड, वन के लिए एक्स, टू के लिए वाई, थ्री के लिए जी, इट इज़ ए फंक्शन।
ठीक है जी। और बात इधर डिस्कस कर लेते हैं। एक ये सेट, थोड़ा सा नीचे, एक ये सेट ले लेते हैं और दूसरा सेट ये ले लेते हैं। ठीक है जी। 1 2 3 एक्स वाई और जी। अगर आप कहते हो 1 के लिए एक्स, 2 के लिए एक्स, 3 के लिए वाई, ये भी फंक्शन, क्योंकि देखें 1 2 3 तीनों डिस्कस हो रहे हैं और सिंगल सिंगल इमेज निकल रही है। एक और ले लेते हैं 1 2 3 एक्स वाई और जी। अब देखें 1 के लिए एक्स, 1 के लिए वाई, 2 के लिए वाई, 3 के लिए जी। ये फंक्शन नहीं है क्योंकि ये क्या आ रही है, रेपिटेशन आ रही है। 1 के से 2 इमेज निकल रही हैं। बार बार कह रहा हूँ कि इधर से सिंगल इमेज बननी चाहिए, इधर से डबल इमेज नहीं निकलनी चाहिए। देखें ये 1 2 और 3 तीनों से सिंगल सिंगल इमेज निकल रही है। और इसका अगर आप ऑर्डर पेयर बनाना चाहें तो 1x 2y और 3z। तो फिर जो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है, डोमेन किसके इक्वल आ गई है, x के इक्वल आ गई, फर्स्ट एलिमेंट के जो है इसके इक्वल आ गई। और नो रेपिटेशन इन डोमेन, और डोमेन में कोई रेपिटेशन नहीं है। इसमें भी वही, अगर ऑर्डर पेयर बनाना चाहिए 1x उसके बाद 2y और 3z, डोमेन किसके इक्वल आ गई, डोमेन में देखें जी फर्स्ट सेट के इक्वल आ गई और नो रेपिटेशन इन डोमेन आ जाए। इसके बाद अगर हम यहाँ पे एलिमेंट बनाना चाहें 1x 1y और 2y और 3z, अब देख लें जी, जब आप यहाँ से देखते हो तो ये क्या आ गया, 1 रेपिटेशन आ गई, इट इज़ नॉट ए फंक्शन। तो ये चीज़ है फंक्शन में कि एक और इमेज अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वो कैसे कि अगर आप 2 इमेजेस बना लें, यहाँ पे एक इमेज ये और एक ये, छोटी सी बना लेते हैं 1 2 और 3 एक्स वाई और जी, एक्स वाई और जी, ये बना लेते हैं। अब देखें 1 के लिए एक्स रख लें, 2 के लिए आप वाई रख लें, बस 2 को डिस्कस करें तो डोमेन एफ किसके इक्वल आ जाएगी, 1 2 की आएगी, यानी कि पूरे सेट के इक्वल नहीं है तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। उम्मीद है आपको फंक्शन की समझ आ गई होगी। फिर दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एक्स देयर इज ए यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई, ये फंक्शन है। अब जो नेक्स्ट है वो हम पढ़ते हैं, नोटेशन एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन। नोटेशंस एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन। नोटेशन जो इसकी दी थी वो आलर ने दी थी, एक स्विस मैथमेटिशियन था आलर, उसने इसकी नोटेशन दी थी कि इसको ऐसे पढ़ते हैं हम, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको पढ़ते हैं हम y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। ये फंक्शन को नोटेशन है इसकी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, या y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x, y इज़ ए फंक्शन ऑफ x। ये आलर ने नोटेशन दी थी। ठीक है जी। अब जब आप फंक्शन करते हो ना तो फंक्शन में 2 चीज़ें होती हैं, 2 वेरिएबल होते हैं फंक्शन में। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक होता है जी इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट यानी कि जो इन्हिसार करता है, और दूसरा होता है जी इंडिपेंडेंट। एक डिपेंडेंट है और दूसरा क्या है, इंडिपेंडेंट। अब कैसे, आप लिखते हो ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब आप x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो y का आंसर इस पर डिपेंड करता है, 1 आता है। x की वैल्यू 2 पुट करते हो, y का आंसर क्या आता है, 4 आता है। इसका बड़ा अच्छा सा मज़ेदार चीज़ है ये। अब देखें 1 2 1 4, अगर हम इसकी रेंज देखें, रेंज आती है, हम
रेंज और डोमेन देखें, इसकी डोमेन और रेंज देखें। डोमेन वो चीज़ होती है जो हमने पुट करनी होती है, और कोडोमेन या रेंज, इसको कोडोमेन भी पढ़ते हैं जी, वो होती है जो हमें आउटपुट आंसर निकलता है हमारा। मसलन हमने x इक्वल टू 1 पुट किया तो y क्या निकला आपका, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। x इक्वल टू 2 पुट किया तो y क्या निकला, 4 आ गया। x इक्वल टू 3 पुट किया तो y क्या निकला, 9 आया। अब देखें हम डोमेन की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं और रेंज यानी कि कोड डोमेन की वैल्यू क्या निकल रही है, निकलती जा रही है। इसमें डोमेन क्या बनी, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू बनी डोमेन, यानी कि जो डोमेन होती है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होती है। ये बात ध्यान में रखनी है, डोमेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होती है और रेंज डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होती है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में ये वाला, ये इंडिपेंडेंट है और ये क्या है, डिपेंडेंट है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में ये इंडिपेंडेंट है और ये क्या है, डिपेंडेंट है। इसीलिए अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, यानी कि आपने जो इंडिपेंडेंट है वो अलांग x एक्सेस पुट करना होता है और जो डिपेंडेंट है वो अलांग y एक्सेस पुट करना होता है। ये भी है, ठीक हो गया ना। इसी तरह से ग्राफ है, जब इंडिपेंडेंट आप अलांग x एक्सेस पुट करते हो, डिपेंडेंट अलांग y एक्सेस पुट करते हो। डोमेन सीधी सी बात जो हमने पुट करनी है, आप एक मशीन है फंक्शन, इधर आते हैं जी, एक मशीन है फंक्शन। मशीन क्या है, यहाँ पे आपने वैल्यू पुट की, यहाँ पे मशीन अप्लाई हुई, यहाँ पे आउटपुट आया। अब ये आपने जो मर्जी इसमें गन्ना डालें, जो मर्जी डालें, रैपर डालें, जो मर्जी डालें, मशीन ने गोल मेल के ना इसको आउटपुट निकाल देनी है। यानी कि ये इंडिपेंडेंट और ये क्या है, डिपेंडेंट। y इक्वल टू एफ एफ एक्स में y इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट और x क्या है, इंडिपेंडेंट। f तो बेचारा मशीन है, फंक्शन है, उसने घुमाना है। मसलन मैं एक यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है जी। अगर आप x कहते हो यार मैं 30 डिग्री है जी, तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, 1/√2, ठीक है। x की वैल्यू y इक्वल टू कहते हैं साइन एक्स फंक्शन है, y इक्वल टू साइन एक्स, x तो वैल्यू है जो आप साइन के अंदर मुंह में डालते हो, साइन 1/2 निकाल के दे देता है भाई, ठीक है। अब फंक्शन की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट जो आपने पुट करनी है, यानी कि x की वैल्यू आप पुट करते हो तो वो इंडिपेंडेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आप x ही नाम रखो, कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन जो आपने पुट करनी है वो इंडिपेंडेंट है और जो आंसर निकलता है वो क्या है, डिपेंडेंट है। और डोमेन होती है हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू, और रेंज क्या होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू। इसीलिए ग्राफ में इंडिपेंडेंट अलांग x एक्सिस होता है, हम यहाँ पे पुट करते जाते हैं और डिपेंडेंट्स की वैल्यू निकलती जाती है। तो आज के लेक्चर में बस यही, अब नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह इसका आगे पढ़ेंगे।